जैसे ही भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करता है, यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का आत्मनिरीक्षण करने का समय है। जो पिछले दशकों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। यह कार्यक्रम मूल रूप से उन अंतरिक्ष संपत्तियों को विकसित करने पर केंद्रित था, प्रत्यक्ष विकास लाभ प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो संचार सुविधाओं में सुधार करने और भारतीय किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देने में मदद करते थे। लेकिन समय के साथ भारत ने अपने ध्यान का एक हिस्सा अंतरिक्ष अन्वेषण और अन्य हाई प्रोफाइल मिशनों की ओर स्थानांतरित कर दिया। इसमें शामिल है उदाहरण के लिए भारत के मंगल और चंद्रमा खोज मिशन। कुल मिलाकर भारत इन प्रयासों में काफी हद तक सफल रहा है और इसका अंतरिक्ष कार्यक्रम एक व्यापक बन गया है। इसमें न केवल एक मजबूत प्रक्षेपण क्षमता और बहुत बड़ी सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली शामिल है, बल्कि एक बहुत अच्छी तरह से गोल वैज्ञानिक और गहन अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम भी शामिल है। अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां भारत में 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई थी, जब उपग्रहों का उपयोग करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने प्रायोगिक चरणों में थे। संचार उपग्रहों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी उपग्रह साइकोम 3 द्वारा प्रशांत महासागर में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लाइव प्रसारण के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लाभों को शीघ्रता से पहचाना। पहले कदम के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति एनस्कोबार का गठन किया गया। बाद में 15 अगस्त 1959 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसके अनुप्रयोग को विकसित करना था। यह आज दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। भारतीय विकास DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी और इसरो को 1 जून 1972 को DOS के तहत लाया गया था। 1984 में वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है और इसमें 3 अलग अलग तत्व हैं: संचार, रिमोट और सेंसिंग के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष प्रबंधन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम। 2 प्रमुख परिचालन प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं: दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के और प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि भारत अपने अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रमों में निजी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देगा। दोनों उद्योग वर्तमान मुख्य रूप से इसरो द्वारा संचालित हैं। भारत देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 में अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करना चाहता है। उड़नयान गगनयान संस्कृत में एक अंतरिक्ष यान है। इस परियोजना का बजट लगभग $1.5 बिलियन है। गगनयान में 2 या 3 लोगों का दल होगा और पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 7 दिन बिताएंगे। इसरो का कहना है कि मिशन भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में पहला कदम है, जिसे वह 5 से 7 वर्षों में करने की योजना बना रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के महीनों के बाद भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशियाई राष्ट्र बन गया था, जो कि वह पहला राष्ट्र था। जब लाल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन $74 मिलियन की लागत से हो गया। यह हॉलीवुड अंतरिक्ष ब्लॉकबस्टर ग्रेविटी के बजट से भी कम की रक्षा में प्रवेश किया था। देश 2022 तक अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत और साथ ही मंगल ग्रह पर एक और अंतरिक्ष जांच शुरू करने की योजना बना रहा है। इसने अगले साल के अंत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी है और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने पहले तौर पर कहा है कि वह शुक्र तक पहुंचना चाहते हैं 2023 में। भारत इन महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना तेजी से बड़े लॉन्च रॉकेटों की एक श्रृंखला के विकास के पीछे है। इसका समापन GSLV Mk3 में होता है, जो कि सैटर्न V जितना शक्तिशाली है। रॉकेट जिसने अपोलो मून मिशन लॉन्च किया था। भारत पहले से ही मौजूद अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले 1 दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा की निरंतरता में भी हासिल कर किए हैं। यह आंशिक रूप से भारत की बढ़ती तकनीक क्षमता से प्रेरित है, लेकिन इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारक भारत के सामने उभर रहे सुरक्षा खतरे हैं। खासकर
पाकिस्तान और चीन के संबंध में। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के विस्तार के साथ तालमेल रखने की कथित आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है, जिसमें से भारत ऐसी हथियार प्रणालियों की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए और अधिक इच्छुक हो गया है। इसके अलावा जनवरी 2007 में चीन के पहले सफल एंटी सैटेलाइट परीक्षण ने अचानक भारत की अंतरिक्ष आधारित संपत्ति को असुरक्षित बना दिया। इस प्रकार भारत को अंतरिक्ष में भारतीय संपत्तियों के खिलाफ GSST का उपयोग करने वाले किसी और के लिए एक निवारक के रूप में अपनी खुद की SST क्षमता विकसित करने पर विचार करना पड़ा। अंतरिक्ष में चीन की उपलब्धियों ने न केवल भारत के अपने SST कार्यक्रम का नेतृत्व किया, बल्कि अन्य तत्वों के लिए भी जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर शिक्षा घटक को बढ़ाया। जैसे जैसे इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम भी सैन्य विशेषताएं अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं, भारत भी अंतरिक्ष के गैर हथियारीकरण की अपनी पारंपरिक स्थिति से अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आधिकारिक नीति स्वयं नहीं बदलती। भारत के पास बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने के साथ साथ इसके ज़मीनी बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष से जुड़ी सेवाओं के लिए बहुत अधिक दृढ़ दृष्टिकोण होना शुरू हो गया है। पिछले दशक में स्पष्ट सबसे बड़े बदलावों में से एक भारत की सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास और संस्थागत वास्तुकला की स्थापना है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गणना में अंतरिक्ष के लिए नए कारणों और भूमिका को समर्थन करता है। विशेष रूप से भारत ने अप्रैल 2019 में एक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA की स्थापना की है, जिसके पूर्व विकसित एयरोस्पेस कमांड के लिए DRSRO स्थापित कर रहा है, तो DSA द्वारा विकसित रणनीति और नीति के अनुसार आवश्यक क्षमता मिश्रण पर अनुसंधान और विकास करने के लिए है। पहली बार भारत ने जुलाई 2019 के अंत में इंडो स्पेस एक्स नाम एक अंतरिक्ष सुरक्षा टेबल टॉप युद्ध खेल आयोजित किया, जिसमें सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान जैसे सभी विभिन्न हितधारक शामिल थे। यह अंतरिक्ष और सेना के बीच बढ़ते सहक्रियात्मक दृष्टिकोण का एक और प्रतिबिंब है। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को न केवल इसकी विकासात्मक आवश्यकताओं के कारण बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारकों जैसे कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव, महान शक्ति प्रतिस्पर्धा और पर्याप्त सुरक्षा उपायों, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थानों की कमी के कारण भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बाहरी अंतरिक्ष के गैर हथियारीकरण की रक्षा करना। 2000 से अधिक कार्यशील उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनमें से लगभग आधे अमेरिका स्थित संगठनों से संबंधित हैं, 300 चीन से उत्पन्न हुए हैं और लगभग आधी संख्या रूस से है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए बाजार भीड़-भाड़ वाला है और प्रतिस्पर्धी है। रूस के सोयूज और वेंगा लॉन्चर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है और अमेरिकी उद्यमी एलोन मस्क के स्पेसएक्स कॉर्पोरेशन द्वारा उड़ाए गए पुनः रॉकेटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वाणिज्यिक उपग्रहों की संख्या अब सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों से बहुत अधिक है। जाहिर है भारत इस सेगमेंट में अग्रणी है। राष्ट्र के लिए जहां तक अंतरिक्ष की बात है तो आकाश कोई सीमा नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।